चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, फील्ड पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? हमने इतना पढ़ा है कि वर्क मतलब तुम्हारे अंदर एक क्वांटिटी है एनर्जी नाम का। ठीक है, तुम उस क्वांटिटी को दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड वर्क। ठीक है, तुम उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और तुम अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और हमको एक और चीज क्या पता चला कि जितना वर्क तुम करोगे उस वर्क से होगा क्या, या तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या तो उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप का होता है? पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी मतलब बहुत सारा होता है, अभी हमको बस ये दो पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक नहीं लग रहा है, भी शायद बेटर, अभी ठीक। चलो हाँ, तो आज हम आएंगे, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है और हम कैसे उसको यूज करते हैं। देखो तो सवाल ऐसा आया कि मान लो, एक सिंपल सवाल है कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये बताओ इसका एनर्जी कितना चेंज हुआ? mgh एग्जैक्टली 2 दिन पढ़ा था हमने, मतलब हाइट अगर h, ठीक है, इसका एनर्जी कितना चेंज हुआ? mgh। यहाँ पे कम एनर्जी पे था, हम उसको उठा के ऊपर ले गए हैं, तो हमने अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफर किया। कितना एनर्जी ट्रांसफर किया हमने? mgh। ये कैसे आया था? ये भी तुमने पढ़ा था। अगर हमको बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हमको ऊपर ले जाना है तो हमको इसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन 0 रखना पड़ेगा। हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रहा है, तो हमको mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स के साथ हमने कितना डिस्टेंस मूव किया है? h डिस्टेंस मूव किया है, तो कितना वर्क डन हुआ हमारे द्वारा? mgh। ठीक है, चलो सिंपल पीछे का कॉन्सेप्ट था। ऑलराइट, इसके बाद अब हमको जो एक चीज पढ़ना है कि एक बात बताओ मुझे, अगर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण ही सिर्फ मूव कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी के कारण मूव कर रहा है, समझो, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, ध्यान समझो, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ग्रेविटी के कारण मूव कर रहा है, तो उस पर कितना वर्क डन होगा? तो उसका एनर्जी कितना चेंज होगा? ठीक है, पढ़े क्वेश्चन। देखो अब समझो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जो अर्थ है और जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो इसका पूरा एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे तुम और एक ब्लॉक, तुम दोनों एक दूसरे को धक्के, मतलब तुम धकेल रहे हो उस ब्लॉक को, ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस केस में हम बोल देते हैं कि ब्लॉक का एनर्जी बढ़ गया, बट साइमल्टेनियसली तुम्हारा एनर्जी घट भी तो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें और ब्लॉक को दोनों को एक साथ सिस्टम मान लूं, तो उस सिस्टम का नेट एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, देखो कहां लीड कर रहा हूं। मान लो एक वेज है, ठीक है, फिक्स्ड वेज है, मूव नहीं कर रहा। इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं, ठीक। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इस ब्लॉक पे हमने तो कोई वर्क डन नहीं किया भाई, मतलब यहाँ पर ले जाने से पहले का एनर्जी हम नहीं बात कर रहे, मतलब यहाँ तक पहुंचाने में क्या लगा, कैसे लगा, हमको मतलब नहीं उससे। जब यहाँ पर लेके आ गए हम, मान लो हमने मेहनत करके यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें कि अब ये ब्लॉक अपने आप नीचे गिर जा रहा है, मतलब बिना हमारे कोई फोर्स लगाए हुए, बिना एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स लगाए हुए, मतलब ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंसी अर्थ है, बट ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें कितना वर्क डन होगा? अगर ब्लॉक, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आके रुक जाता है, पहले ये बताओ पॉसिबल है? अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आके रुक सकता है? ये बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहीं पे। आइडिया यस नो बताओ, बस गेस करो। फ्रिक्शन नहीं है, नहीं फ्रिक्शन नहीं। तो मतलब स्लोप पे थोड़ी नहीं रुकेगा, स्लोप से नीचे आके। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ बस यहाँ पे रुक सकता है क्या? हाँ वहां तो नहीं रुक सकता, थोड़ा सोचो। देखो मैंने क्या बोला, अर्थ और ये सिस्टम है, अर्थ और ये ब्लॉक सिस्टम है, बट अर्थ इज टू बिगर सिस्टम। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसका एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका एनर्जी खत्म होगा कहाँ?
इसका एनर्जी खत्म होगा कहाँ? कहीं नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा। तो अगर इसके पास यहाँ पे एक एनर्जी है तो इसके पास यहाँ पर भी एक एनर्जी होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के पास अगर यहाँ पे एक एनर्जी है तो यहाँ पर भी एक एनर्जी होना चाहिए। समझो ध्यान से, यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितना है, तो mgh एनर्जी है इसके पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे mgh एनर्जी है, और यहाँ पे हाइट के कारण जो एनर्जी था वो एनर्जी जीरो हो गया। हाइट के कारण जो एनर्जी था वो एनर्जी जीरो हो गया। तो ये एनर्जी कहाँ गया, बताओ कहाँ गया एनर्जी? तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा भाई, एनर्जी बर्बाद थोड़ी हो जाएगा एनर्जी, ये एनर्जी इसी ब्लॉक के पास रहेगा। इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं रुक सकता है, इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं रुक सकता है। अब तुम थोड़ा लॉजिकल अपना अपना ही दिमाग लगाओ, अपना ही दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जब तुम एक ब्लॉक को छोड़ते हो किसी स्लोप पर से, क्या नीचे जाके रुक जाता है वो? नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तब तो बीच में ही रुक जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि एक केस तुम ही सोचो जो फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक नीचे जाएगा फिर आगे बढ़ते चले जाएगा। होगा क्या ना, ये सारा एनर्जी इसका खत्म हो गया। इस एनर्जी के कारण इस बॉडी में एक वेलोसिटी जनरेट हो गया। इस एनर्जी के कारण इस बॉडी में एक वेलोसिटी जनरेट हो गया v। इस बॉडी, समझो ध्यान से, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आया तो इस बॉडी में एक वेलोसिटी जनरेट होगी, कितना, v। अब सवाल ये करता हूं मैं कि ये बताओ कि अगर इस बॉडी का वेलोसिटी v है तो इस बॉडी का एनर्जी कितना रहा होगा, बताओ। पढ़ रहे थे 2-3 दिन से। इस ब्लॉक का अगर वेलोसिटी v है तो इसका एनर्जी कितना रहा होगा, ये बताओ। हाफ mv। हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी और इसको ऐसे देखो ना, जैसे क्वांटिटी है तुम्हारे पास, जैसे क्वांटिटी है तुम्हारे पास। जैसे ये v वेलोसिटी से अगर चल रहा है, v वेलोसिटी से जब कोई भी चीज चलता है उसका एनर्जी कितना होता है, हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। और ये एनर्जी आया कहाँ से, तो mgh से आया है। ये एनर्जी कहाँ से आया, mgh से आया है। तो इस बॉडी के पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा, √2gh। समझे ध्यान से, इस बॉडी के पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा, √2gh। ऑलराइट, बताओ। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा मैं फॉर्मल डिस्कशन पे जाता हूँ, तो थोड़ा मैं तुमको जिस्ट दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो, कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो, द वर्क डन इन अ लूप इज जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में द वर्क डन इन अ लूप इज जीरो। देखो, द फील्ड्स वेयर वर्क डन इन अ लूप इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब समझो ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्क डन जीरो है, अगर वर्क डन जीरो है, पहले ये समझो, ठीक है। अगर वर्क डन जीरो है, पहली बात तो ये समझो कि अगर वर्क डन जीरो हो गया तो तुमको कुछ खत्म नहीं करना अपना, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना अपना, राइट। अगर किसी भी चीज को एक लूप में चलाने में तुम्हारा वर्क डन जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, तो ये चीज तो क्लियर है ना कि तुम्हारा नेट एनर्जी नहीं लग रहा है। जैसे हमने वो पढ़ा था कि ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जब तुम किसी भी चीज को मूव करते हो तो वर्क डन नहीं लगता है, पढ़ा था ना। ग्रेविटी के परपेंडिकुलर किसी चीज को मूव करते हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तुमको वर्क डन नहीं करना पड़ता है। सिमिलरली अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, देखो, फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट ऑब्जेक्ट, ऐसा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करता हूँ तो। फील्ड 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 कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, field is a region affected by some force. Yeah, field is a region affected by a force, affected by a force। देखो, कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे धरती पे तुम हो, ठीक है, तो धरती पूरा एक फोर्स के अंदर आता है। धरती पूरा एक फोर्स, धरती पे हर एक चीज पे एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो धरती पे एक फील्ड है, ठीक है, धरती पे एक फील्ड है। अब ऐसा है ना कि अगर किसी चीज को तुम उस रीजन में डालते हो तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक फोर्स लगने लगेगा, तो उस रीजन को हम फील्ड बोलते हैं। समझो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं धरती पे किसी भी चीज को ले आऊं, मैं एक आउटर स्पेस से एक एस्ट्रॉइड को धरती पे ले आऊं, तो अब उस पर एक फोर्स लगने लगेगा, राइट, उस पर एक फोर्स लगने लगेगा, mg, है ना, ठीक है। तो इसलिए धरती को हम एक मतलब धरती के रीजन को हम एक फील्ड बोलते हैं। तो एक बढ़िया समझो इसको, कोई डाउट हो रहा है तो बताना। किसी भी रीजन में अगर कोई चीज रखते हो तुम और उस पर फोर्स लगने लग जाता है तो वो एक फील्ड है, ठीक है।
तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा मे बी, ठीक है मे बी। तो एक ऐसा रीजन है जहां पे अगर तुम एक चार्ज को रखते हो, उस पर फोर्स लगता है, तो वो एक फील्ड है। ऑलराइट, चलो। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जिस फील्ड में एक लूप में बॉडी को मूव करने में वर्क डन 0 हो, जिस फील्ड में एक लूप में बॉडी को मूव करने में वर्क डन 0 हो, उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो। चलो, फील्ड समझ आया ना, फील्ड मतलब फील्ड समझ आया। कोई भी रीजन ऐसा है, अगर मान लो एक बॉक्स है क्यूबॉइड, ठीक है, उस क्यूबॉइड में तुम किसी भी चीज को डालो, उस पर फोर्स लगने लगता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है अगर उस क्यूबॉइड में डालते हो, तो उस क्यूबॉइड के अंदर एक फील्ड है, उस रीजन में एक फील्ड है। ऑलराइट, धरती पे तुम किसी भी चीज को रखते हो, धरती के मतलब ग्रेविटी वाले जगह पे, तो वहां पे धरती सॉरी बॉडी पे एक फोर्स लगने लगता है, mg। इसीलिए हम बोलते हैं कि उस रीजन में एक फील्ड है। क्लियर है? हाँ ना बोलो, कुछ आगे बढ़ो, डाउट है अगर तो बताओ। हाँ भाई। चलो ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब फील्ड समझ गए हम कि जहां पर भी कोई फोर्स लग रहा है उसको फील्ड बोल रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी फील्ड में, अगर किसी रीजन में किसी ऑब्जेक्ट को एक लूप में मूव कराते हैं, लूप में मूव कराने का मतलब समझो। चलो देखो, देखो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल फील्ड लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, समझ रहे हो, धरती पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी इसको पकड़ के खींच रहा है, देखो आदमी इसको पकड़ के खींच रहा है, मतलब ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, क्लियर है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? एक सिंपल धरती पे गोल गोल चक्कर काट रहा है आदमी एक बॉक्स को लेकर के, ठीक है। अब ये समझो तुम कि अगर ये बॉक्स, अगर यहाँ पर ऑब्वियसली फ्रिक्शन है, मतलब रियल वर्ल्ड में यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आदमी थकेगा, मतलब घूमते रहेगा थकेगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ, अरे सिंपल क्वेश्चन है, हाँ ना बताओ। क्या चीज है फिर? थकेगा ऑब्वियसली, थकेगा क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी खत्म हो रहा है। एनर्जी क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इस आदमी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, इस अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। फ्रिक्शन कभी इसका साथ नहीं देगा, फ्रिक्शन हमेशा इसको अपोज करेगा, ठीक है। जिधर भी ये ले जाएगा, अगर इधर घूमेगा तो इधर फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर इधर घुमाएगा तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन हमेशा इस आदमी को अपोज करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर ये आदमी इस लूप में गोल 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 घूमते रहेगा तो फाइनली ये थक जाएगा और ये फिर नहीं घुमा पाएगा। थकने का मतलब क्या हुआ कि इसका एनर्जी खत्म हो गया, इसका एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी खत्म कैसे हो रहा है? एनर्जी इसको इस ऑब्जेक्ट में देना पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कराने के लिए इस आदमी को इस पे एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज कर रहा है इसको, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल बार है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लूप है, वर्टिकल लूप है, वर्टिकल लूप, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ इसके अराउंड, मतलब एक वैक्यूम वाले बॉक्स में मैंने इसको डाल दिया, मैंने इसको वैक्यूम वाले बॉक्स में डाल दिया। वैक्यूम मतलब बॉक्स समझ गए ना, जैसे एक बॉक्स है उसमें से सारा हवा निकाल लिया मैंने, उसमें इस लूप को डाल दिया मैंने। लूप थोड़ा मतलब ट्रैक टाइप का होता है ना, वो रेस कार वाला जो था, हॉट व्हील्स जो था उस टाइप का, मतलब ये अपना तुम्हारा ट्रैक है, तुम्हारा ट्रैक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टॉय कार इस पे छोड़ देता हूँ कुछ स्पीड के साथ। इतना स्पीड देता हूं मैं कि ये टॉय कार कम से कम यहाँ तक आ जाए, मैं इतना स्पीड देता हूँ कि ये टॉय कार कम से कम यहाँ तक आ जाए, ठीक है, मतलब मिनिमम यहाँ से यहाँ तक पहुंची जाए, उसके बाद का मुझे टेंशन नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये टॉय कार रुकेगा? क्या ये टॉय कार रुकेगा, ये बताओ। थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, हाँ ना, कुछ बात करेगा तभी डिस्कशन होगा। क्या लगता है, टॉय कार रुकेगा? नहीं रुकने चाहिए। ठीक, चलो, तुम नहीं रुकना चाहिए, तुम इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने एयर निकाल दिया तो एयर फ्रिक्शन खत्म हो गया, सही बात। बट मैंने ट्रैक का फ्रिक्शन नहीं हटाया है तो ऑब्वियसली रुकेगा। ट्रैक का फ्रिक्शन नहीं हटाया ना मैंने, ठीक है। ये फ्रिक्शन इसका एनर्जी कम करेगा ना। फ्रिक्शन क्या करता है, सोचो, तुमसे तुम्हारा एनर्जी ले लेता है। फ्रिक्शन क्या करता है, तुमसे तुम्हारा एनर्जी ले लेता है, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है कि जितना एनर्जी तुमसे लेता है उतना एनर्जी वापस कर देता है,
ठीक है, इसीलिए ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसीलिए ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। देखो यहाँ से यहाँ तक तुम, यहाँ से यहाँ तक तुमको कोई नहीं ले गया, यहाँ से यहाँ तक तुम अपने मन से गए अपना एनर्जी लगा के, यहाँ पे तुम रुक गए, यहाँ पे तुम रुक गए, ठीक है। रुको, ऐसे भी नहीं समझो तुम। देखो ये ऑब्जेक्ट जो है जब यहाँ से यहाँ पर जा रहा होगा, इसका स्पीड कम हो रहा होगा, तुम देखते होगे, मतलब कोई भी चीज जब ऊपर जाता है तो स्पीड कम होता है, फिर आराम से नीचे स्पीड में आ जाता है, राइट, देखे होगे ना, ठीक है। तो जब ये चीज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इसको यहाँ पे कौन पहुंचा रहा है, इसको यहाँ पे कौन पहुंचा रहा है, इसको यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा रहा है। इसके पास पहले से एक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, जो ये चल रहा था, इसके पास एक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसको ट्रेड करके इसके बदले में ये एनर्जी खत्म करके यहाँ पर आ जा रहा है, mgh एनर्जी स्टोर कर ले रहा है अपने पास, ठीक है। धरती इस पे नीचे काम कर रहा है, धरती इसको नीचे खींच रहा है, देखो धरती इसको हमेशा नीचे खींच रहा है ना, धरती इसको हमेशा नीचे खींच रहा है, समझो ध्यान से। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक जाएगा तब तक धरती इसका मोशन के अगेंस्ट है, जब तक यहाँ से यहाँ पे जाएगा तब तक धरती इसके मोशन के अगेंस्ट है, समझो ध्यान से। तुम लोग फिजिक्स को फिजिक्स जैसे मत समझो, आराम से, पैसों को मैटर नहीं समझो, सब समझ में आ जाएगा। एनर्जी चैप्टर उसी तरीके से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जब तक यहाँ पर जाएगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट से उसका एनर्जी ले लेगा, मतलब तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं एनर्जी ले लूंगा तुम्हारा, वही है ना फोर्स। अगर तुम किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और फोर्स उल्टा लग रहा है, तो मतलब वो फोर्स तुमसे तुम्हारा एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है और हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये ग्रेविटी लेते जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटी बॉडी पे कितना काम करेगा, देखो ग्रेविटी इधर लग रहा है mg, और बॉडी जो है वो यहाँ से h हाइट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से h हाइट ऊपर चला गया, ठीक है, बॉडी यहाँ से h हाइट ऊपर चला गया। तो इस ग्रेविटी के कारण कितना वर्क हुआ है बॉडी पे, -mgh। ग्रेविटी के कारण कितना वर्क हुआ है बॉडी पे, -mgh। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक h हाइट है, तो ग्रेविटी बॉडी पे हमेशा नीचे लगा। और हमने ये भी बोला था कि किसी भी पाथ से जाओ तो एक ही होता है ग्रेविटी की, बस वर्टिकल कंपोनेंट लेना है हमको, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रेविटी नीचे लग रहा है, बॉडी पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी क्या कर रहा है कि वर्क डन तो कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, -mgh। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, -mgh। ये समझे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी -mgh। हाँ चलो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, -mgh। अब ये वर्क डन जो हुआ है इसका तो क्या होगा, अब तो क्या होगा, वर्क डन से हमने इनिशियली में ही पढ़ा था कि वर्क डन जितना तुम करते हो, वर्क डन जितना तुम करते हो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताया होगा यार। जो वर्क डन हम करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चलो, तो इस बॉडी के पास इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल करेंगे ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल करेंगे ना। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर जाके बॉडी रुक गया, तो बॉडी के पास कितना एनर्जी हुआ, 0 हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0। और यहाँ पे और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv स्क्वायर था ना नीचे में, समझे ध्यान से। तो अब हम क्या लिख सकते हैं आराम से, -mgh इज इक्वल टू -हाफ mv स्क्वायर, माइनस m और m कट गया, v इज इक्वल टू √2gh। √2gh मतलब समझे, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कम से कम 2 mgh एनर्जी चाहिए, कम से कम 2 mgh चाहिए, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी चाहिए, एनर्जी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है। अभी देखो इंटरेस्टिंग क्या बात, इसको पैसों की तरह समझोगे तो कितना क्लियर हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तुम्हारा पैसा है, एनर्जी है तुम्हारे पास। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास पैसा है। अब क्या करते हो तुम कि तुम धरती के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। तुमको कोई बोल रहा है टीचर की इधर जाओ, तुम उधर जा रहे हो, अब तुमको टीचर से भागना पड़ेगा भाई, ठीक है, टीचर का बात नहीं मानोगे तो तुम उल्टा भागने लगे, ठीक है। अब उस भागने में क्या हुआ कि टीचर छोड़ो, ग्रेविटी तुम्हारे ऊपर उल्टा काम कर रहा है, ग्रेविटी तुमको नीचे खींच रहा है लेकिन तुम ऊपर जा रहे हो, तो क्या होगा कि तुम्हारे पास जो एनर्जी था वो कम होते जाएगा। ग्रेविटी वर्क कर रहा है तुम्हारे ऊपर बट नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो और ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। पहले ये समझो, तुम ऊपर जा रहे हो और ग्रेविटी तुमको नीचे खींच रहा है, तो ग्रेविटी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क करने से भी तो वही होगा ना, वर्क करने से एनर्जी चेंज होता है, नेगेटिव वर्क करने से भी एनर्जी ही चेंज होगा, ठीक है। और तुम्हारे पास कितना एनर्जी है खर्चा करने को, चलो इसको मैं थोड़ा और बढ़िया समझाऊंगा।
कुछ इस टाइप से समझो तुम कि तुम मान लो कोई इवेंट में गए, तुम कोई इवेंट में गए, कोई गेम खेलने वाला इवेंट, कोई गेम खेलने वाला इवेंट जहाँ पे तुम गेम्स खेल सकते हो जैसे कसिनो वगैरह, ठीक है। तो तुमको वहां पर एंट्री फीस देना पड़ेगा। पहले ये समझो, तुमको हर गेम के लिए एंट्री फीस देना पड़ेगा, ऐसे समझो। हर गेम के लिए, गेम ए, गेम बी, गेम सी, तुमको हर गेम के लिए एंट्री फी देना पड़ेगा, ठीक है। और तुम कितना एंट्री फी दे सकते हो? जितना पैसा तुम लेके आए हो, जितना पैसा तुम लेके आए हो उतना ही दे सकते हो ना। तुम कितना पैसा लेके आए थे? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको गेम खेलने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कितना रुपए देना पड़ेगा? mgh, समझो ध्यान से। तुमको गेम खेलने के लिए कितना देना पड़ेगा? mgh। तुम्हारे पास कितना रुपया पहले से? हाफ एम बी स्क्वायर, समझे ध्यान से। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास इनिशियली इतना एनर्जी था, तुमको यहां तक पहुंचने के लिए कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा? mgh खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो mgh तभी खर्चा करोगे ना जब ये इससे कम से कम बराबर हो। हाफ एम बी स्क्वायर इज एटलीस्ट इक्वल टू mgh, ठीक है। तो वही चीज तो बोल रहा है ना कि अगर इक्वल रहेगा तो तुमको कितना वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे? √2gh, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे कि अब ग्रेविटी उल्टे साइड में तुम्हारा हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। अभी हमको पता चल गया ग्रेविटी ने क्या किया कि तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो ग्रेविटी ने ले लिया वापस, तुमसे ले लिया ग्रेविटी ने काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारे पास, तुम काइनेटिक एनर्जी लेके आए थे, ऊपर चढ़े थे तुम काइनेटिक एनर्जी, मतलब घटते घटते, और तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी धरती ने 0 कर दिया। बट धरती ने तुमको एक चीज दे दिया। क्या दिया? पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। धरती ने तुमको क्या दे दिया? पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, ठीक है। एनर्जी और वर्क इतना मिला हुआ है ना कि समझना थोड़ा आसान भी हो जाता है, मुश्किल भी उतना नहीं। देखो ग्रेविटी, यहाँ पर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी था, तुमने काइनेटिक एनर्जी खर्चा किया और तुम यहाँ ऊपर पहुंच गए, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, डिप्लीट हो गया। बट वो करते करते क्या हुआ कि धरती ने तुम्हारे ऊपर वर्क जो किया है ना, उल्टा धरती ने तुम्हारे ऊपर जो वर्क किया है वो वर्क यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो वर्क यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तुम ऊपर पहुंच गए हो, ऊपर पहुंच गए, धरती ने तुमसे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ले लिया और तुमको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। अभी क्या होगा सोचो, अभी क्या होगा? अभी तुम ऊपर में बैठे हुए हो, ऊपर में बैठे हुए, अब तुम्हारे ऊपर नीचे लग रहा है mg, तुम्हारे ऊपर नीचे लग रहा है mg, ठीक है। अभी mg नीचे लग रहा है तो क्या होगा कि अभी देखो, जब तक तुम यहाँ पर नहीं आते हो तब तक mg नीचे ही लगते रहेगा और तुम्हारा मोशन भी नीचे होते रहेगा। जब तक तुम यहाँ से यहाँ नहीं आते हो तब तक तुम्हारा मोशन नीचे ही हो रहा है। यहाँ के बाद फिर तुम ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हो, बट यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा मोशन नीचे ही हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि तुम mg के साथ चल रहे हो, तुम mg के साथ चल रहे हो, ठीक है। तुम mg के साथ चल रहे हो। इस केस में वर्क डन कितना होगा mg के कारण? mgh। वर्क डन कितना होगा mg के कारण? mgh, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रिलेशन निकाला था कि mgh हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, mgh हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। तो ग्रेविटी ने तुम्हारे ऊपर कितना वर्क किया? mgh। इस वर्क के कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अब देखो k फाइनल माइनस k इनिशियल पहले करते हैं। हम ये वाला सिस्टम कहां से देख रहे हैं? यहां से लेकर के यहां तक। तो यहाँ पर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमको नहीं पता है, k मान लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? k फाइनल इज इक्वल टू k या -0। और किसके कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? वर्क डन के कारण। तो वर्क डन कितना है? तो mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम v वेलोसिटी मान लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, m कट जाएगा, v फिर से आ जाएगा √2gh। देखो क्या क्या किया मैं यहाँ पे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा थीसिस बस इतना सा है कि जितना एनर्जी से तुमने स्टार्ट किया था, तुम एक लूप मार के आओगे यहाँ पे वापस, तो तुम्हारे पास फिर से उतना एनर्जी लगेगा, तुम एग्जैक्टली उसी कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाओगे। जितना काइनेटिक एनर्जी था तुम्हारे पास और जितना पोटेंशियल एनर्जी था तुम्हारे पास, दोनों सेम पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी 0 था, ठीक है। तुम यहाँ पे गए, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हाफ mv स्क्वायर हो गया, ठीक है। तुम यहाँ से यहाँ पे वापस आए, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो ग्रेविटी क्या कर रहा है सोचो, आधे रास्ते तक तुमको रोक रहा है जाने से और आधे रास्ते तक तुमको खुद चला रहा है। आधे रास्ते तक तुमको रोक रहा है, आधे रास्ते तक तुमको खुद चला रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी बस ये करता है तुम्हारे साथ, ग्रेविटी बस ये करता है। तो अगर तुम एक लूप में चलते हो ग्रेविटी के कारण अगर तुम एक लूप में चलते हो तो तुम्हारे ऊपर नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, समझो। नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। बट देखो, तुम यहाँ पे स्टार्ट किए थे हाफ mv स्क्वायर से, फिर तुम एक लूप मार के आए हो तो तुम्हारे पास सेम चीज है, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा कोई वर्क नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। बताओ अभी कुछ क्लियर है? ये बताओ।
देखो बोलो, नहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो यार, इस कंफ्यूज नहीं होना। मैंने फ्रिक्शन की बात की थी। फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर तुम एक लूप में घुमाते हो बॉडी को फ्रिक्शन से, ठीक है, तो वो वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है, वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है। अगर तुम किसी भी चीज को एक सर्कल में घुमाओगे तो जितना स्पीड से तुमने स्टार्ट किया था उससे कम स्पीड पे जाके रुकेगा बॉडी, उससे कम स्पीड पे जाके रुक जाएगा, या फिर चलेगा अगर तो उससे कम स्पीड रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन रिपीट नहीं हुआ है, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, यानी कि उसका या तो पोटेंशियल चेंज होगा या तो काइनेटिक चेंज होगा, ठीक है। बट जब कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि जिस फील्ड में, जिस रीजन में अगर एक लूप में ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर एक लूप में ऑब्जेक्ट मूव करता है उस फील्ड के कारण, उस फील्ड के कारण, तो उस पे जो उसका जो नेट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जीरो होता है। मतलब तुम यहाँ से वहां के बीच में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बट अगर एक चक्कर काट लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जीरो हो जाएगा, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज जीरो हो जाएगा। उस कारण से हम क्या बोलते हैं कि बॉडी के पास जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी बाद में भी रहेगा। बताओ आगे आगे बढ़े कि कोई डाउट है, बताओ। पूछो ना भाई, नहीं समझ बोलो, कुछ समझ नहीं आया। नहीं है डाउट भैया। चलो ठीक है चलो, तो ये चिल है। अभी हम कंजर्वेटिव फील्ड पे आए, बस एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सब रिलेटेड है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसी से। देखो चलो ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी था हमारा कंजर्वेटिव फील्ड का कि इसके कारण नेट वर्क डन जीरो होता है, इसके इसके कारण से हम एक इंटरेस्टिंग चीज बोल सकते हैं, इसके कारण हम एक इंटरेस्टिंग चीज बोल सकते हैं। एट एनी हाइट, एट एनी हाइट द पोटेंशियल एनर्जी is a function of height. इसका क्या मतलब होता है थोड़ा बताता हूँ। At any height, the potential energy is a function of height. देखो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो ये हाइट है मेरा, अगर मैं इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करके इस हाइट तक लेके आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके आता हूँ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसे लेके आता हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके लेके आता हूँ, ठीक है, मैं सबको इस हाइट से इस हाइट पे लेके जा रहा हूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर ये हाइट h है तो mgh होगा, mgh होगा। अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हर एक बॉडी का इस हाइट पे? mgh होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारा कंजर्वेटिव फील्ड है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, समझो, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम फ्रिक्शन से क्या होता है, देखो फ्रिक्शन अगर तुम यहाँ से यहाँ लेके जाते हो, फ्रिक्शन लग रहा होता है तुम्हारे ऊपर, एयर फ्रिक्शन ही मान लो, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन क्या होता है? एयर फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना कम टाइम लगेगा एयर फ्रिक्शन, उतना कम वेलोसिटी घटेगा तुम्हारा। इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है तो इसमें वेलोसिटी कम घटेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी घटेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 भी नहीं, यहाँ पे मान लो 4 है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकंड से तुमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे इस केस में अगर फ्रिक्शन है तो 8 मीटर पर सेकंड तक तुम पहुंचे। यहाँ तुमने 10 में स्टार्ट किया, तुम यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड में पहुंचे, यहाँ पे तुम 4 मीटर पर सेकंड पहुंचोगे और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ पहुंचोगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है ना कि बॉडी का वेलोसिटी देखो चेंज हो रहा है, नीचे में 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर घट रहा है बॉडी का वेलोसिटी, अगर एयर फ्रिक्शन है तो। समझो ध्यान से, अगर एयर फ्रिक्शन है तो। एयर फ्रिक्शन भी एक तरह का फ्रिक्शन है, ठीक है। कहने का मतलब मैं लीड ये कर रहा हूँ बस कि फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तुम उसको जितना लंबा पाथ पे ले जाओगे, जितने लंबे पाथ पे घुमाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन, ऑब्वियसली तुम्हारा वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी तो होता है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है, इसीलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर मैं बॉडी को यहाँ से ऐसे उठा के लेके रखूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे 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 उठा के रखूँ बॉडी को यहाँ पे, दोनों केस में बॉडी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, ठीक है। चिल है ये चीज। चलो
बस इसके बाद एक ही लाइन बचता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद बस एक ही लाइन बचता है। बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, अंडर कंजर्वेटिव forces, the net energy of a body, the net energy of a body is conserved। ठीक है, सबसे सिंपल स्टेटमेंट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, ध्यान से समझो। अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस द नेट एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व। अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका मतलब समझो कि अगर मैं उस बॉडी पे फ्रिक्शन लगा दूं, ठीक है, तब हम एनर्जी कंजर्व नहीं बोलेंगे, तब हम एनर्जी कंजर्व नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने वेज वाला एग्जांपल दिया था आज स्टार्टिंग में, कि ये वेज था तुम्हारा, यहाँ पे तुमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, तो बताओ मतलब मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। मैंने तुम्हें बोला था कि फ्रिक्शन नहीं था इसमें, जब फ्रिक्शन नहीं था इसमें तो ये ब्लॉक यहाँ पे आके नहीं रुक सकता है, तब ये ब्लॉक आगे बढ़ते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी इसका यहाँ पे होगा उतना ही एनर्जी इसको यहाँ पर भी रखना है। क्यों? क्योंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के अंदर है, ठीक है। तो जितना इसका एनर्जी यहाँ पे उतना एनर्जी यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो कोई और एनर्जी में ट्रांसफर करना पड़ेगा पोटेंशियल को, पोटेंशियल खुद को काइनेटिक में ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। चले, तो ये तब का केस है जब फ्रिक्शन नहीं था। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाता है तो क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो सिंपल सी बात है भाई कि ये कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक लूप में फ्रिक्शन पे वर्क डन जीरो नहीं होता, बढ़ ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब इस केस में हम नहीं बोलेंगे कि जितना एनर्जी यहाँ पे था बॉडी का उतना एनर्जी यहाँ पे होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तुम्हारा एनर्जी ले रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारा एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो बस ये केस है। इस केस में तुम क्या कर सकते हो, इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हो, ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हो, और इसके कारण तुम लिख सकते हो ये जो होगा ये नेट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ये नेट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो बस ये एक लाइन है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस द नेट एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड, ठीक है। मैं पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनाओगे तब तुमको पता चलेगा कि यही सब स्टेटमेंट ही काम आ रहा है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर बॉडी का नेट एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। नेट मैकेनिकल एनर्जी ऑब्वियसली, अभी और किसी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। अब फ्रिक्शन वाला केस में बता रहा था, हाँ, तो ये थोड़ा समराइज कर देता हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ तभी समराइज कर देता हूँ, और यही समरी है, ठीक है। पहला, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, if non-conservative forces use work done is equal to change in kinetic energy, work done is equal to change in kinetic energy। समझो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो जो वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ऑलराइट, चिल है? हाँ अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस net energy is conserved, net energy is conserved, that is काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितना पहले था वो काइनेटिक एनर्जी जितना बाद में हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में रह जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, राइट। चलो एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर फील्ड में, मतलब एक से वायर है, स्ट्रिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लगा हुआ, और ये ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ऑलराइट, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को अगर पूरा वहां ऊपर तक पहुंचना है तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, रूट अंडर 2gh, रूट 2g
वेलोसिटी देना पड़ेगा, राइट, √2gh वेलोसिटी। वेलोसिटी √2gh। हाँ ठीक है। अभी मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये बताओ कि अगर मैं इस बॉडी को वेलोसिटी v देता हूँ which is less than √2gh, which is less than √2gh, तो ये बॉडी कहाँ पे स्लैक होगा? ये बॉडी कहाँ पे स्लैक होगा? स्लैक मतलब समझे, कहाँ पे लूज होगा? मतलब तुम खुद सोचो ऐसे कि अगर तुम किसी चीज को जोर से घुमाते हो, जोर से पूरा घूम जाता है, बट अगर तुम उससे कम वेलोसिटी देते हो क्या होता है? किसी एक एंगल पे जाकर के लूज हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, राइट? तो बस मैं इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बॉडी को इतना वेलोसिटी देता हूँ, यहाँ पे v कितना देता हूँ मैं, 2gh से कुछ कम, √2gh से कुछ कम, तो मुझे ये बताओ किस एंगल पे जाके वो स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे सिंपली। पहली बात तो इसको आराम से मान लो किसी थीटा पे स्लैक किया होगा, किसी थीटा पे स्लैक किया होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक ऑब्जेक्ट कैसे आया हमको इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन को, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? सारा फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं? बस दो ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, टेंशन और ग्रेविटी। टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, टेंशन जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो टेंशन के कारण वर्क डन हो नहीं सकता है भाई। ठीक है, दूसरा फोर्स इस पे लगी कौन सा रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, करेक्ट? हाँ, तो इसीलिए नेट वर्क डन जो होगा, सॉरी नेट वर्क डन बोल रहा हूँ, नेट एनर्जी जो होगा इस बॉडी का वो नीचे और ऊपर कंजर्व रहेगा। नीचे एज इन बॉटम पॉइंट पे और ऊपर वाले पॉइंट पे। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है ना, समझो ध्यान से, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पर जितना एनर्जी है बॉडी का, एनर्जी वो यहाँ पे एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, करेक्ट है ना? बोलो बोलो। चलो देखो, यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी v है, और यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा बॉडी का, ये बताओ। स्लैक कर रहा है तो वेलोसिटी 0 होगा, कम 0 होगा। स्लैक का मतलब क्या हुआ? क्या बॉडी वहां पर जाकर रुक गया? रुकने का मतलब ही ना होता है स्लैक करना, मतलब बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? 0। ऑलराइट, चले ना? चलो मैं मान लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहीं से, मैंने तुमको बोला था पोटेंशियल एनर्जी तुम किसी भी लेवल से मान सकते हो। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे मान सकते हो 0, फिर नेगेटिव में डील करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे नीचे में सबसे, कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट अवेलेबल है क्वेश्चन में वहां पे 0 मान, सब आसान है। ठीक है, ये बताओ कि बॉडी के पास एनर्जी इनिशियल कितना है? कितना है बॉडी के पास इनिशियल एनर्जी, ये बताओ। 0 mg। हाँ नहीं 0 ठीक बोला। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाँ 0 हाफ mv²। इनिशियल एनर्जी, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियली बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 0, और फाइनली और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mv², करेक्ट? ठीक है, चलो ये बताओ मुझे कि फाइनली बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको। यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर मैं इस पाथ से लेके जाता तो भी उतना ही होता, कितना? जितना ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट हमको निकालना है बस। ये वाला हाइट निकालना बहुत आसान है। दिस हाइट, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। दिस हाइट प्लस, अगर ये भी तो r ही होगा ना, सर्कल का रेडियस ना, तो ये कितना हो जाएगा? r sin थीटा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? r sin थीटा, राइट? तो नेट कितना हुआ? मतलब हाइट कितना हुआ? r प्लस r sin थीटा। यानी कि ये मतलब ब्लॉक जो है वो धरती से कितना ऊपर पहुंच गया? r प्लस r sin थीटा। ऑलराइट, धरती एज इन लीस्ट लेवल पर से। ठीक है, चले बताओ। चलो अभी बताओ कि इसके कारण मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये बताओ। mg into r sin theta, r plus r mg into r कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस sin थीटा। sin theta, r कॉमन ले लिया हमने, mg r into 1 प्लस sin थीटा। और चूंकि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड में है बॉडी, तो इसका इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंजर्व रहेगा। बस दो ही चीज देखना है, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है बॉडी पे? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है।
टेंशन परपेंडिकुलर लग नहीं। रहा है तो टेंशन कोई वर्क ऐसे ही नहीं कर रहा है, ठीक है। mg बैलेंस फोर्स, इसको कंजर्वेटिव फोर्स है, बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हमको बस इतना करना है कि नेट एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, यानी कि ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। बस इतना लिख दो। क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तुम्हारा एम कट गया, हमको थीटा निकालना है, हमको थीटा निकालना है एक्चुअली। तो हाँ, तो क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाय 2rg माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। वी स्क्वायर बाय आर जी नीचे है, 2 पहले से था, 1 प्लस साइन थीटा, 1 इधर आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। ये बताओ, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्व किया मैंने बस। ये इक्वेशन समझे ना? दोनों का नेट एनर्जी हमको बराबर करना है दोनों केसेस में, ठीक है। तुमने एनर्जी बराबर कर दिया, उससे तुम्हारा साइन थीटा आ गया, कुछ स्पेसिफिक साइन थीटा आ गया, करेक्ट? चला है, बताओ। कुछ भारी काम नहीं किया मैंने। इनिशियल एनर्जी लिखा यहाँ पे, फाइनल एनर्जी यहाँ पे लिखा मैंने, इनिशियल यहाँ पे लिखा, फाइनल मैंने वहां पर लिखा, बस। क्या वो भाई क्या सोच रहे हो? एक्चुअली स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब वेलोसिटी जीरो होना नहीं होता है एक्चुअली। अच्छा याद है, स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब टेंशन जीरो हो जाता है। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब टेंशन जीरो हो जाता है। चलो मैं तुमसे बस इतना ही पूछ रहा था, फिर यही क्वेश्चन समझ लो कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, किस एंगल पे, ठीक। स्लैकिंग का अलग प्रॉब्लम है, वो देखेंगे हम, ठीक। बॉडी का वेलोसिटी जब जीरो होगा तो बॉडी किस हाइट पे रहेगा? 1 प्लस साइन थीटा के हाइट पे। तो कितने हाइट पे जाकर, कितने थीटा पर जाकर के बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा? वी स्क्वायर बाय 2rg माइनस 1 हाइट पे, ठीक है। अगर इसको हमको चेक करना है, अगर हमको इसको चेक करना है कि सही सही आ रहा है, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? बॉडी ऊपर पहुंच गया। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया, बॉडी ऊपर पहुंच गया। थीटा क्या बता रहा है हमको कि किस एंगल पे जाके बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा, किस एंगल पे जाके बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा। तो अगर हम थीटा को 90 डिग्री पे बात करें कि अगर 90 डिग्री पे हमको एंगल जीरो करना है तो हमको कितना वेलोसिटी चाहिए? 90 डिग्री मतलब यहाँ से 90 डिग्री, यानी कि टोटल ऊपर, डायमेट्रिकली अपोजिट, करेक्ट। और हमने पहले से इसका आंसर निकाल रखा है, कितना एनर्जी चाहिए हमको अगर हमको डायमेट्रिकली अपोजिट पे जीरो करना है तो नीचे में कितना वेलोसिटी चाहिए? √2gh वेलोसिटी चाहिए, वही चाहिए ना, √2gh, करेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करूं तो मेरा वेलोसिटी उतना आना चाहिए, √2gh, राइट। हाँ ठीक है, मेरा वेलोसिटी इतना आना चाहिए, √2gh, ठीक है। मैं बस पुट कर देता हूँ। थीटा को 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2rg इज इक्वल टू 2 हो गया, माइनस 1 इधर चला गया, 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया। तो अब देखो 2r क्या है तुम्हारा? 2r ही तो हाइट है ना, 2r ही तो हाइट है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बोल रहे हैं हम, यहाँ पहुंचे, हाइट क्या है? 2r है, करेक्ट। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट इंटू जी। 2r के ऊपर मैंने h लिख दिया, तो v कितना हो गया? √2gh हुआ। हमको पता है कि ये फॉर्मूला सही है मेरा। अगर मैं किसी भी वेलोसिटी v से बॉडी को नीचे में शूट करता हूँ, ठीक है, तो वो किस एंगल पे जा करके वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, हम बस ये पता कर रहे थे, हमको आंसर क्या मिला कि साइन थीटा इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन 2rg माइनस 1। इस पर जाकर के बॉडी का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस दो ही चीज याद रखना तुमको, मैं फिर से लास्ट समरी बस बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन गया वाला कि अगर उस बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है, तो उन फोर्सेस के कारण वर्क निकालो पूरा, उस फोर्सेस के कारण पूरा वर्क निकालो, ठीक है। उस वर्क को काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर करो, जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है। समझो ध्यान से, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर नहीं होता। क्यों? बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है वो वर्क डन के कारण नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण चेंज नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर तुम्हारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, तो तुम क्या करोगे? उन फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालोगे और उस वर्क डन को तुम नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दोगे, इन अदर केस अगर तुम्हारे बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं,
तो तुम क्या करोगे कि इनिशियली जितना बॉडी के पास एनर्जी था, इनिशियली फाइनली की बात ही नहीं है, हर पॉइंट पे बॉडी का नेट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। नेट एनर्जी मतलब जितना एनर्जी यहाँ पे था बॉडी का, एग्जैक्टली उतना एनर्जी यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह एग्जैक्टली उतना एनर्जी रहेगा। पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, कहीं कहीं काइनेटिक ज्यादा रहेगा, बट नेट एनर्जी बॉडी का हर पॉइंट पे सेम रहेगा। कंजर्वेटिव फील्ड में नेट एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड। ठीक है, धरती पे तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ धरती पे, तुम्हारा नेट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज धरती के कारण तुम चल रहे हो। तुम चल रहे हो तो तुम फ्रिक्शन यूज कर रहे हो, समझो ध्यान से, इसीलिए तुम्हारा एनर्जी यूज अप हो रहा है, इसलिए तुम्हारा एनर्जी यूज अप हो रहा है। अगर तुम अगर मान लो कोई वैक्यूम है, कोई वैक्यूम है, ठीक है, समझो ध्यान से, कोई वैक्यूम है और तुम ऊपर उछलते हो, सब मतलब फ्रिक्शन का तुम कोई यूज नहीं करते, तुम एक इसमें हो, क्या बोलते हैं, वैक्यूम वाले इलाके में हो, ऐसे रूम में हो, ठीक है, तुम आराम से सिर्फ ऊपर उछलते हो। वैक्यूम है मतलब एयर फ्रिक्शन खत्म हो गया, नीचे में फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि तुम ऊपर उछल रहे हो, फ्रिक्शन कोई काम कर नहीं रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। उस केस में जितना एनर्जी तुम्हारा नीचे रहेगा उतना ही एनर्जी तुम्हारा ऊपर जब पहुंचेगा उतना रहेगा, फिर जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हारे पास उतना ही एनर्जी रहेगा एग्जैक्टली। ऑलराइट, बस ये 2 पॉइंट्स है। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन वगैरह करना है, तो देखेंगे वो कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे। हाँ बताओ, कोई डाउट है आज? नहीं भैया अभी अंकित? तो नहीं है। अंकित हेलो, बोलो अंकित, कुछ समझ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। माइक तो ऑन रखे हो, कुछ आवाज नहीं आ रहा है लेकिन, ठीक है चलो बता देना शाम में, नहीं आ रहा है आवाज, चलो बता देना, मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है, एक बार लेक्चर देखो ये वाला, एक दिन और शायद मुझे बताना है ये इसके नुआंसेस से कुछ चैप्टर के, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन में घुस जाएंगे आराम से। एक वीक पूरा क्वेश्चन करना है इसका, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें। ठीक है भैया। चलो तब मिलते हैं कल, बाय बाय।